नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अतुल सुभाष के बारे में, उनकी पत्नी निकिता के जो पहले एडवोकेट थे, जो फॉर्मर एडवोकेट थे, जिनके थ्रू निकिता ने अपना पहला केस अतुल के ऊपर फाइल करवाया, उनका निकिता और अतुल की लिटिगेशन के बारे में, नितिका के एलिगेशंस के बारे में क्या कहना था, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, उनके एडवोकेट रमेश सिंह सोलंकी ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा आए और उन्होंने बताया कि जब निकिता उनके पास पहली बारी आई थी तो उसकी क्या सिचुएशन थी, किस तरह का केस वो उनके थ्रू डलवाना चाहती थी, निकिता के क्या एलिगेशन थे अपने पति के खिलाफ, अपने इन-लॉज के खिलाफ, और क्यों निकिता उनको छोड़कर चली गई या उन्होंने निकिता के केस को छोड़ दिया। देखिए, सभी चीजें हम जानेंगे आज के वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले उनके एडवोकेट रमेश सिंह सोलंकी, जो कि 1980 से जौनपुर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि जब निकिता उनसे पहली बारी मिलने आई थी तो वो अकेली नहीं आई थी, साथ में अपनी माँ को लेकर आई थी, अपने भाई को लेकर आई थी और अपने छोटे बच्चे को भी लेकर आई थी। उन्होंने बताया कि निकिता उनके थ्रू 498 का केस डलवाना चाहती थी। जब उनके एडवोकेट के द्वारा पूछा गया तो निकिता ने बताया कि उनके पति और उनके इन-लॉज उन पर अत्याचार करते हैं, उनके साथ मार पिटाई करते हैं, घरेलू हिंसा करते हैं, यानी कि उनके साथ फिजिकल क्रूअल्टी और मेंटल क्रूअल्टी दोनों हो रही थी, ऐसा निकिता का कहना था। और वो अपने पति और अपने इन-लॉज के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती थी, उन्हें जेल भेजना चाहती थी। 498 की कंप्लेंट उनके एडवोकेट के द्वारा तैयार की गई। जैसे जैसे एलिगेशन निकिता ने अपने पति और इन-लॉज के ऊपर बताए थे, उसी तरह उनको कंपाइल करके एक कंप्लेंट बनाई गई, जिस पर निकिता ने साइन किए और उस कंप्लेंट को पुलिस थाने भेजा गया। और उस कंप्लेंट के बेसिस पर अतुल और उसके परिवार वालों के खिलाफ 498A 3/4 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 406, 506 आईपीसी के तहत एफआईआर रजिस्टर की गई। देखिए, इसके बाद उनके एडवोकेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। वो बताते हैं कि नितिका ने उनसे ये पूछा कि वो और कौन कौन से केस अपने पति या इन-लॉज के खिलाफ कर सकती है। ऐसे में एडवोकेट साहब ने बताया, एडवाइस दी कि क्योंकि वो महिला है, अपने पति से अलग रह रही है, तो वो अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस लेने के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस फाइल कर सकती है, जिसमें कि वो अपने और अपने माइनर बच्चे के लिए मेंटेनेंस ले सकती है। साथ ही पति और उसके परिवार वालों के ऊपर घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस भी कर सकती है। तो नितिका पूरी तैयारी के साथ आई थी। वो फौजदारी केस यानी कि 498 का केस ऑलरेडी दर्ज करवा चुकी थी और अब मेंटेनेंस और डीवी एक्ट का केस भी इन्हीं एडवोकेट के थ्रू उन्होंने करवाना था। लेकिन इस बीच में एक नया मोड़ आया। देखिए, नितिका को किसी और के थ्रू ये पता लगा कि क्योंकि 498 के केस में केवल 3 साल तक की सजा है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जजमेंट है कि जहां पर भी 7 साल से कम की सजा हो, ऐसे केसेस में अरेस्ट नहीं करना है। लेकिन निकिता की मंशा थी कि वो अतुल को उसके परिवार वालों को अरेस्ट कराना चाहती थी। ऐसे में निकिता को किसी ने एडवाइस किया कि अगर पति और उसके परिवार वालों पर ऐसी धाराएं लगाई जाएं जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा है, तो उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। इस इंटेंशन के साथ वो अपने एडवोकेट के पास आई और अब वो चाहती है कि उसके पति और इन-लॉज के ऊपर 302 मर्डर और 377 यानी कि अननेचुरल संबंध बनाने के आरोप लगाए जाएं और उसके तहत भी एक एफआईआर दर्ज कराई जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एडवोकेट साहब के द्वारा बड़ी समझदारी से काम लिया गया। उन्होंने निकिता को समझाया कि निकिता के जो भी आरोप थे, जो भी एलिगेशन थे, उसके बेसिस पर 498 की एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है और अब नए आरोप, नए एलिगेशन पत्नी लगा रही है 302 के, 370 के, जिसके बेसिस पर एफआईआर होनी बहुत ही मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर ऐसा किया गया तो ये एक तरह से कानून का दुरुपयोग होगा। लेकिन निकिता फिर भी चाहती थी कि उनके एडवोकेट ऐसी कंप्लेंट बनाए और पति और उनके परिवार वालों के खिलाफ 302 का मुकदमा और 370 का मुकदमा दर्ज कराएं। लेकिन उनके एडवोकेट गलत काम में हाथ नहीं डालना चाहते थे। ऐसे में उनके एडवोकेट ने हाथ खड़े कर दिए, हाथ जोड़ दिए कि वो ऐसा काम नहीं करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जाकर के निकिता और उनके पहले एडवोकेट के बीच में जो लाइनिंग थी वो ठीक नहीं बैठ रही थी। निकिता जो चाहती थी वो नहीं हो रहा था। ऐसे में निकिता ने उनसे और कोई भी केस नहीं करवाया, ना ही 125 सीआरपीसी का केस करवाया, ना ही डीवी एक्ट का केस करवाया। और जो केस
यानी कि 498 का उनको दिया था वो भी उनसे ले लिया और किसी और एडवोकेट को दे दिया। दोस्तों उनके एडवोकेट से पूछा गया कि निकिता जिस तरह के आरोप अपने पति या इन लॉज के ऊपर लगा रही थी क्या वो उनके हिसाब से सच्चे थे या झूठे थे या मनगढ़ंत थे। देखिए एडवोकेट का अपना पर्सनल ओपिनियन उन्हें बताया कि अतुल की पत्नी जब उनके पास आई थी तो जिस स्थिति में आई थी, जिस परिस्थिति में आई थी, उससे ऐसा नहीं लग रहा था कि निकिता के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार किया गया हो या जिस एक्सटेंट पर वो अत्याचार बता रही थी उस एक्सटेंट पर अत्याचार किया गया हो। दोस्तों निकिता यहीं तक नहीं रुकी, वो फिर भी चाहती थी कि उसके पति और इन लॉज पर 302 और 370 की एफआईआर दर्ज हो। ऐसे में निकिता ने खुद प्रयास किया एफआईआर दर्ज कराने का, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं रही। दोस्तों एडवोकेट साहब ये भी बताते हैं कि निकिता ने केसेस उनसे ले लिए थे, लेकिन फिर भी वो रेगुलरली उनसे टच में थी, उनसे कभी कभार लीगल कंसल्टेशन लेती रहती थी। निकिता उनको बताती रहती थी कि उसके केसेस जो बाकी केसेस हैं 125 सीआरपीसी का या डीवी एक्ट का केस का वो ऑलरेडी फाइल हो चुके हैं। और निकिता ने खुद अपने पहले एडवोकेट को बताया कि उसका जो मेंटेनेंस केस था उसमें निकिता का मेंटेनेंस तो खारिज हो गया क्योंकि वो काम करती थी, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम था, लेकिन उसके माइनर बच्चे का मेंटेनेंस लग गया जो कि 40,000 रुपए पर मंथ का था। दोस्तों एडवोकेट साहब का ये भी कहना था कि अगर अतुल को अपने बेटे का खर्चा यानी कि मेंटेनेंस 40,000 रुपए पर मंथ का ज्यादा लग रहा था तो ऐसे में अतुल को ये स्टेप उठाने की जगह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था ताकि बच्चे के मेंटेनेंस को कम किया जा सके। दोस्तों जब उनके एडवोकेट से पूछा गया कि निकिता के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे क्या वो अतुल को फंसाने के लिए लगाए गए थे, तो उन्होंने एक बार फिर बताया कि ऐसी स्थिति में सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, उसको डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि अतुल नहीं है और अतुल के द्वारा भी बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए हैं तो इन सब चीजों को देखते हुए उनके एडवोकेट का मानना है कि पत्नी के द्वारा जो एलिगेशन लगाए गए थे वो केवल पति को और उनके इन लॉज को फंसाने के लिए लगाए गए थे, ऐसा उनका कहना था। देखिए इसके बाद उनके एडवोकेट से फैमिली कोर्ट की जज के बारे में पूछा गया, तब उनका कहना था कि वो खुद उस फैमिली कोर्ट में जाते थे, निकिता के साथ भी गए थे और उनके हिसाब से उस कोर्ट में जितने भी जजेस हैं उनमें सबसे शरीफ और सबसे ईमानदार वो फैमिली कोर्ट की जज हैं। यानी कि उनका एक तरफ से डायरेक्ट कहना था कि अतुल के द्वारा अगर फैमिली कोर्ट की जज के ऊपर आरोप लगाए गए हैं तो बिल्कुल ही गलत हैं। एडवोकेट का कहना था कि उन्होंने कभी भी ऐसी कोई चीज एक्सपीरियंस नहीं करी है, कोई ऐसा इंसिडेंट उनके सामने नहीं आया है, ना ही कोई नॉलेज में आया है जहां पर फैमिली कोर्ट के जज ने किसी भी पार्टी को, किसी भी लिटिगेंट को पैसे के लिए कहा हो या किसी करप्शन में इन्वॉल्व हुई हो। और फैमिली कोर्ट की जज के द्वारा जो मेंटेनेंस बांधा गया उस पर उनका यही कहना था कि अगर अतुल को लग रहा था कि फैमिली कोर्ट ने ज्यादा मेंटेनेंस बांध दिया है तो अतुल के पास एक ऑप्शन थी कि फैमिली कोर्ट की जजमेंट को हाई कोर्ट में चैलेंज करे ताकि बच्चे के मेंटेनेंस को कम किया जा सके। दोस्तों इसके बाद उनके एडवोकेट ने एक बात का और खुलासा किया कि क्योंकि अतुल के द्वारा अपने लास्ट नोट, अपने लास्ट वीडियो में फैमिली कोर्ट की जज और पेशकार के ऊपर भी करप्शन के एलिगेशन लगाए गए थे, तो ऐसे में पुलिस ने जज से और पेशकार से 7 घंटे की पूछताछ करी है। और पुलिस ने न केवल पूछताछ करी बल्कि जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे, जो जिमनी ऑर्डर्स थे, जिस तरह की पत्रावली थी वहां पे, उसको भी कोर्ट से ऑब्टेन किया होगा क्योंकि केस खत्म हो चुका था, फाइल हो चुका था, तो दूसरे रिकॉर्ड रूम से उसको मंगाया गया होगा और उनको ऑब्टेन किया होगा पुलिस ने। साथ ही उनका ये भी कहना था कि न केवल जज और पेशकार की इन्वेस्टिगेशन की होगी, पूछताछ की होगी, बल्कि उस कोर्ट में जो बाकी ऑफिशियल्स हैं उनसे भी पूछताछ करी होगी और ये कोशिश की होगी जानने की कि अतुल के आरोप कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं। दोस्तों इसके बाद एडवोकेट से पूछा गया कि आगे इसमें क्या होगा। देखिए उन्होंने डायरेक्ट बताया कि अब निकिता पर केस चलेगा, उसके परिवार वालों पर केस चलेगा और ये देखा जाएगा कि उनका कितना डायरेक्ट रोल है, कितना इनडायरेक्ट रोल है कि अतुल को ऐसा कदम उठाना पड़ा, और यही प्रूव करेगा कि निकिता गिल्टी है या नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि अब निकिता का केस बेंगलोर में चलेगा और उसे बेंगलोर के चक्कर काटने पड़ेंगे। यानी कि जो काम पहले उनके पति अतुल कर रहे थे, बेंगलोर से जौनपुर के चक्कर काट रहे थे, अब वही काम निकिता को और उसकी फैमिली मेंबर्स को करना पड़ेगा, बेंगलोर के चक्कर काटने पड़ेंगे और निकिता को साबित करना पड़ेगा कि उनकी किसी भी तरह की कोई इंस्टिगेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अतुल पर नहीं थी कि अतुल ने ऐसा कदम उठाया।
तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो कि निकिता के पहले एडवोकेट के द्वारा बताई गई। निकिता एक पूरी प्लानिंग के साथ उनके पास गई थी, किस तरह से पति को फंसाना है, कौन कौन से केस में पति या इन-लॉज को फंसाना है, और अगर एडवोकेट ने उनको जवाब दे दिया या उनको काउंटर किया तो उन्होंने अपना एडवोकेट ही बदल दिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।